अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रोफेसर मुक़्तदिर खान साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो थैंक मच। यू वेरी मच आरजू, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम। थैंक यू सो मच सर। आज बात ज़रा हम शुरू करेंगे। वैसे तो खैर हमें एक दो टॉपिक्स करने हैं, जिसमें कि साइफर का भी जो एक लेटर सामने आया है, जिसमें जो इमरान खान अपने ज़माने में कहा करते थे कि जी उनको अमेरिका ने हटाया है क्योंकि मैंने एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया है। तो वो अब एक लेटर जो है वो सामने आ गया है। तो क्या वाकई में ऐसा है कि अमेरिका जो है वो इंटरफेयर करता है या अमेरिका इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट्स आती हैं या हटाई जाती हैं उसमें? इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे भी पहले सर पीएम मोदी जो है वो 4 या 5 कंट्रीज के विजिट पर है। वैसे तो मोदी जी ने कहा था कोई बाहर ना जाए, कोई कंट्री में रहे 1 साल तक, लेकिन वो उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, ऐसा मुझे कई लोगों ने कहा कि उन्होंने दूसरों के लिए कहा था। हालाँकि वो जो मुझे कह रहे थे कि दूसरों के लिए क्या, वो खुद भी लंदन जा रहे हैं कुछ दिन में। तो सर ये जो विजिट्स चल रहे हैं पीएम मोदी के, उसमें कई जगह पर यूएई और कई दूसरी कंट्रीज में उनको जो है बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट भी मिल रही है। सर ऐसी क्या बात है जो भारत में लोग इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं या कंट्रीज कर लेती हैं, कंपनीज आ जाती हैं, आपके ख्याल से पाकिस्तान में क्यों नहीं आती? क्या सिर्फ सिक्योरिटी रीजन है? नहीं नहीं, बहुत फ़र्क है दोनों मुल्कों में। तो देखिए, ये सवाल कोई अगर मुझसे चाइनीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल के फॉरेन फॉरेन पैसे दो किस्म से आते हैं बाहर से। एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यानी टोयोटा आके आपकी मुल्क में फैक्ट्री बनाकर, कार बनाकर या असेंबल करके बेचती है, उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और दूसरा है कि आपके स्टॉक मार्केट पे कोई म्यूचुअल फंड बेच रहा हो और मैं वो म्यूचुअल फंड में डिपॉजिट कर देता हूँ कुछ पैसे जो आपके स्टॉक मार्केट पे चाहते हैं, तो उसको फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, एफपीआई, एज डिफरेंट फ्रॉम एफडीआई। एक और तरीका है पैसे आने का, वो है जो आपको चाइना की तरफ से आते हैं, सरकार की तरफ, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। जैसे सीपेक के लिए जो पैसे आए, दे आर नॉट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स है। और एक चौथा है जो रेमिटेंसेस से आते हैं, जो लोग बाहर नौकरी करके पैसे भेजते हैं। तो दीज आर द 4 वेज जैसा पैसा आता है। तो पिछले 6-7 महीने से इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़रूर आया है, ख़ासतौर से मेरे ख्याल से गूगल और अमेज़ॉन के पास से, कि वो इंडिया में डेटा सेंटर्स बना रहे हैं। तो डेटा सेंटर्स, देखिए 3-4 चीज़ें, अगर आप फॉरेनर हैं जो आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में पैसे, तो उनको 4-5 चीज़ें चाहिए। एक कि आपके लॉस क्लियर रहें, दूसरा करप्शन ज़्यादा ना रहें, मुश्किल पड़ जाती है, वरना पैसे खा रहे हैं, देन यू डोंट नो हाउ टू डील विद द लोकल कल्चर। अगर लॉस क्लियर नहीं है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उनको। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं एक बार एयरपोर्ट पे एक साहब से बैठा हुआ था, जब उसने देखा कि मैं इंडिया से हूँ तो उसने मुझे बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाया कि मैं स्टेट का नाम नहीं लूँगा, तो एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने उनको बुलाया और उनको कहा कि मैं ज़मीन दे दूंगा और तुमको टैक्स नहीं लगाऊंगा 20 साल की, अगर तुम यहाँ पे फैक्ट्री बनाओगे। और फिर उसने कैपिटल से हेलीकॉप्टर में बिछा के उनको वो जगह ले गया जहाँ पे ज़मीन थी। तो ही रियलाइज़ कि अच्छा, ज़मीन फ्री मिल रही है, इन्वेस्टमेंट है, पानी भी है, इलेक्ट्रिसिटी का वो उसने बताया कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी अवेलेबल थी। तो इसे इट वाज वेरी सिंपल। मैं सोचा यहाँ पे एक छोटा शहर बना देता हूँ जहाँ एम्प्लॉयज़ रहेंगे और यहाँ पे काम करेंगे। लेकिन वो हेलीकॉप्टर ख़राब हो गया या कुछ ऐसा कोई चीज़ हुई, इससे इसके मुझे पता चला कि रोड ही नहीं है वहाँ पे। तो रोड जाने के लिए नहीं है। तो जब वो बाद में पूछा वो चीफ मिनिस्टर से, तो उसने कहा कि भाई हाँ, रोड आपको बनानी पड़ेगी, यू आर डेवलपिंग द एरिया। ही सेड नो, आई एम नॉट गोइंग टू बिल्ड दिस रोड, क्योंकि अगर मुझे लोग सामान लाना है। सो दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसने वो इन्वेस्टमेंट नहीं की, उसने कहा कि मैं वियतनाम में जाके इन्वेस्ट कर दिया। सो अगर आपके पास डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, तो उनके लिए आसान हो जाता कि अरे रोड भी है, और उसके बाद एजुकेटेड वर्कर्स भी चाहिए उनको फैक्ट्री में। तो पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो कमज़ोर है कंपेयर टू इंडिया।
ठीक है। अब ये चाइना +1 जो स्ट्रैटेजी हो रही थी, इंडिया इज़ लूजिंग आउट टू वियतनाम एंड मेक्सिको बिकॉज इंडिया का जो ट्रेंड वर्कफोर्स है इज़ नॉट कंपेरेबल टू वियतनाम, इसलिए उधर बहुत चले गया। फॉर एग्जांपल आपको पता है अब आईपैड भी शायद वियतनाम में बन रहे हैं, और थोड़ा बहुत लैपटॉप्स भी चाइना ने वियतनाम को मूव कर दिया। सो एक रीज़न फॉर फंडिंग नहीं आने के लिए वो एक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपका रेपुटेशन भी जब पाकिस्तान के बारे में जब बात होती है तो नोबडी टॉक्स अबाउट पाकिस्तान इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ किसी चीज़ की अचीवमेंट के लिए ना। जैसा अब इंडिया के बारे में बात करते हैं तो जो नॉलेजेबल नहीं है वो भी समझ जाते हैं कि अरे इंडिया से डॉक्टर्स बहुत आते हैं अमेरिका को और आईटी, हालांकि पाकिस्तान से भी बहुत डॉक्टर्स आते हैं। इनफैक्ट हमारे स्टेट में जितने भी अच्छे डॉक्टर्स हैं दे आर एक्चुअली एस्टैब्लिश पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं। हमारे बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट, हमारे बेस्ट पल्मोनोलॉजिस्ट दोनों पाकिस्तान से हैं यूएस में, हमारे स्टेट में। सो इंडिया इज़ फेमस फॉर आईटी। तो हर एक के दिमाग में है कि इंडिया का रेपुटेशन बन गया कि ठीक है यहाँ पे हज़ारों इंजीनियर्स है, लाखों मिल जाएंगे। सो यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ रेपुटेशन ऑल्सो कि वी वुड डू दैट। तीसरी चीज़ ये है कि सरकार भी इन्वेस्टमेंट प्रिपेयर्ड रहे। सो फॉर एग्जांपल जैसा मैंने कहा कि आपके पास सिस्टम हो कि हम आपको ज़मीन दे देते हैं या आपको 20 साल का टैक्स कार्ड दे देते हैं, या ठीक है आप 1 मिलियन अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम 1 मिलियन हम खुद इन्वेस्ट कर देंगे। तो अभी फॉर एग्जांपल जो मेरे ख्याल से सेमीकंडक्टर माइक्रॉन की फैक्ट्री लगी है इंडिया में, तो उसमें इट्स ए जॉइंट वेंचर, इट इज़ नॉट जस्ट माइक्रॉन पूरे पैसे नहीं डाल रहा है, इंडिया की गवर्नमेंट भी डाल रही है, फिर स्टेट गवर्नमेंट भी पैसे डालते हैं। सो द इंडिया का जो आप कह सकते हैं फॉरेन से पैसा लाने का सॉफ्टवेयर इज़ बेटर डेवलप्ड दैन पाकिस्तान। They are ready to do it. It becomes easier to do that in India than in Pakistan. तो इस वजह से आई थिंक इंडिया अट्रैक्ट्स मोर। लेकिन पिछले 1 साल से इंडिया से फॉरेन जो प्राइवेट पैसे हैं वो भाग रहे हैं, बहुत बुरी तरह से भाग रहे हैं छोड़ के। तकरीबन $60 बिलियन चले गए हैं। तो जो बड़े इन्वेस्टमेंट्स आए हैं बिकॉज यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर एक जो एमएलए की पोजीशन है, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सो वो रन कर रहे हैं ऑफिस में। तो मैंने उनको अपने शो पे उनको बुलाया था ताकि उनको थोड़ा कन्वर्सेशन का बम्प मिल जाए। तो हालांकि लोकल सिर्फ 1-2 हज़ार लोग देखते हैं ये शो। तो उनसे पे जब पूछा कि आपका मेन एजेंडा क्या है, 1 घंटा मुझसे बात की उसने, और आखिरी सवाल मेरा था कि आप अगर आप जीत गए इलेक्शन तो नंबर 1 आपका क्या मुद्दा रहेगा। तो उसने कहा कि मैं ब्लॉक कर दूंगा सारे डेटा सेंटर्स। हाँ, हमने इस पर डिस्कशन ही नहीं किया। तो उसका कहना है कि इलेक्ट्रिसिटी की बिल बढ़ जाती है, पानी की बिल भी बढ़ जाती है, तो मेरी बिल भी बढ़ जाएगी। वो डेटा सेंटर इतना खाएगा और उससे एनवायरमेंटल का भी डैमेज होता है, तो उसका मेन मुद्दा है। तो मैंने कहा यार तुमको पता है इंडिया जाएगा ये, तुम उसको यहाँ ब्लॉक कर दोगे वो इंडिया चले जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी इंडिया चले जाएंगे, जॉब्स भी इंडिया चले जाएंगे। कंस्ट्रक्शन जब वो बनेगा ना तो काफ़ी जॉब्स क्रिएट होते हैं कंस्ट्रक्शन में डेटा सेंटर्स के। तो इसे हाँ मैं वो सब जानता हूँ, बट उससे डैमेज इतना ज़्यादा होगा कि आई थिंक इट इज़ वर्थ वाइल टू लूज दैट। तो वेस्ट में क्या हो रहा है, अब डेटा सेंटर्स को भगा दे रहे हैं सारे स्टेट्स। फ्लोरिडा में भी एक बंदा भाग रहा है गवर्नर के लिए, उसने भी प्रॉमिस किया कि पहला काम करूंगा कि डेटा, और मुझे लगता है वो सारे के सारे डेटा सेंटर्स इंडिया ही जाएंगे बिकॉज इंडिया इज इनवाइटिंग इन्वेस्टमेंट्स, राइट। तो उस तरह का भी एक ट्रेंड होता है। तो अगर आपके प्राइम मिनिस्टर देख लेते ये ट्रेंड, एंड इफ ही, अगर आपके मिनिस्टर या आपके एम्बेसीज वाले गो एंड आके बात कर लें डेटा सेंटर्स वालों से, क्या हमारे पास आ जाएं, हम आपको देंगे, आपके पास तो पानी की किल्लत है वो नहीं आ सकते। दैट इज़ अनदर डिफरेंट थिंग, दे विल कम एंड चेक। मैं एक बंदे के साथ टेनिस खेलता था आजू, तो वो मुझे फ़ोन किया एक बार साउथ अफ्रीका से। उसने कहा मुख्तदर आई एम हैविंग सम प्रॉब्लम्स, तो डू यू हैव एनी फ्रेंड्स हियर? तो मैंने कहा आई विल कनेक्ट यू। तो जब वो वापस आया पूछा तुम क्या कर रहे थे साउथ अफ्रीका में? ही सेड मैं वो एक कंपनी का रिटायरमेंट फंड को इन्वेस्ट करता था। तो ही सेड मैंने साउथ अफ्रीका की जो पावर प्लांट्स है पूरे ख़रीद लिए।
आई सेड रियली? ही सेड हाँ बहुत प्रॉफिट है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी में, लेकिन मैं देखने गया था कि वाकई में है या नहीं। ही सेड पेपर पे तो कह दिए कि हमारे पास इतने पावर प्लांट्स हैं, ये है वह, मैं खरीद लेता, फिर वहाँ कुछ भी नहीं होता। तो ही सेड मैं एक्चुअली फिजिकली वहाँ जाकर एक एक पावर प्लांट को देखा, एंड वो इंजीनियर भी था। सो ही सेड आई एक्चुअली चेक कि जितना ये क्लेम कर रहे हैं वो सब आ रहा है, बिफोर ही बॉट इट, इन्वेस्टमेंट कर रहा था। तो कंट्री हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड, उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए टू अट्रैक्ट मनी। और सम कंट्रीज हैव डन इट वेल, जैसा कि आसियान कंट्री सब बहुत अच्छे से, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, ये बहुत ज़बरदस्त है, आसियान बहुत आगे हो गया है। लेकिन अगर आप अफ्रीका में चले जाते हैं या पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह, दे डोंट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स। और ये दिस इज़ द मेन गेम वैसे, दिस इज़ द मेन गेम। ये जियो पॉलिटिक्स वगैरह, इसमें लाइक चंदा पे बसने के बजाय दिस इज़ द बेटर कि दोनों का फ़ायदा होता है ना, और जॉब्स भी क्रिएट होते हैं इससे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से। एग्जैक्टली इसीलिए सर मैं समझना चाह रही थी कि आखिर ये हमारे यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती और सब भारत में क्यों चली जाती है। लेकिन सर अमेरिका का एक वो जो इमरान खान को हटाया गया था, और फिर इमरान खान ने कहा मुझे अमेरिका ने हटाया है, और एक साइफर का पेपर लेकर भी उन्होंने अपने जो रैली थी उसमें दिखाया था। अब एक बार फिर वो वही लेटर जो है वो दोबारा से सोशल मीडिया पे सब जगह शेयर किया जा रहा है। क्या वाकई अमेरिका इन्वॉल्व था इमरान खान को हटाने में, या अमेरिका इन्वॉल्व रहता है पाकिस्तान में सरकार लाने ले जाने में? तो पहला तो सवाल ये है कि व्हाई इज इट एन इशू नाउ? अब क्यों इशू आया? तो जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन लड़ रहे थे तो पाकिस्तान की जो यहाँ पे डायस्पोरा है उन्होंने बहुत मदद की थी। अपने म्यूचुअल फ्रेंड साजिद तरार साहब भी ही इज लीडर ऑफ द रिपब्लिकन्स फॉर पाकिस्तान, या पाकिस्तानी रिपब्लिकन्स के वो लीडर हैं। तो बहुत पैसा भी दिया ट्रंप को, सपोर्ट भी दिया, वोट भी दिया। देयर वाज दिस अजम्पशन के ट्रंप और इमरान खान की दोस्ती बहुत अच्छी है, आपको याद है 2 मुलाकातें हुई थी वगैरह, राइट? लेकिन उसके बाद बाइडन ने तो फ़ोन भी नहीं किया। हाँ, तो देयर वाज दिस अजम्पशन कि अगर ट्रंप जीत जाएंगे तो इमरान खान छूट जाएंगे। वो ऐसी सोच थी, कहा जा रहा था। हाँ, लेकिन वो सब नहीं हुआ। वो सब नहीं होने के बाद ये सारी चीज़ें, तो मुझे लगता है ये जो ड्रॉप साइट है, तो उनके जो रिपोर्टर है उनका पास एक पाकिस्तानी रिपोर्टर है जिसके साथ वो ये सारी चीज़ें करते हैं, आर्टिकल्स वगैरह। तो ये ड्रॉप साइट ने क्या किया कि इन्होंने पहले लीक किया था कि ऐसा साइफर है, ये हुआ, और उसमें लू नाम का जो डेप्यूटी अंडर सेक्रेटरी वॉट एवर हिज रैंक इज, डोनाल्ड लू नाम का जो बंदा है उसने, तो अब तो उनके पास जब था ये साइफर, लेकिन उन्होंने लीक नहीं किया। जब अब उसको लीक किया तो सवाल उठता है कि अब क्यों किया, अब क्यों? हाँ, तो सवाल का जवाब ये है कि there is a pushback against Pakistani army now in the US. एक आपने देखा कि वो जो सेनेटर फ्रॉम साउथ कैरोलिना, उसने कहा कि वी शुड नॉट ट्रस्ट पाकिस्तान ईरान के साथ बात कर रहा है। लेकिन ये जो ड्रॉप साइट वालों का जो रिपोर्ट है, आई मस्ट से कि इट वाज क्वाइट, मतलब वो लोग बायस्ड नैरेटिव नहीं है। अगर मैंने पूरा पढ़ा है वो आर्टिकल, इट इज़ नॉट वेरी बायस्ड। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक चीज़ पुश की जा रही है कि आसिम मुनीर ने IRGC के साथ जाके मुलाकात की, राइट? तो IRGC से मिलने वो इमरान खान के साथ गए थे व्हेन ही वाज डायरेक्टर ऑफ ISI, और वहाँ पर अपेरेंटली आसिम मुनीर ने तूतू में कर ली IRGC, और बहुत ही, मतलब अपेरेंटली ये मुझे नहीं पता था कि आसिम मुनीर बहुत ही, मतलब वो अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज का बहुत इस्तेमाल करते सुना मैं। हाफिज़ कुरान है हाफिज़ कुरान है, और उसके बाद वो, तो उन्होंने इसी बहुत ही सख्त अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज में IRGC के ख़िलाफ़ बातें की कि आप बलूचिस्तान के सपोर्ट कर रहे हैं वगैरह वगैरह। सो दैट वाज नॉट एन एंटी पाकिस्तान मूव बाय एटलीस्ट ड्रॉप साइट, क्योंकि एक्चुअली जो यहाँ पे जो कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान को निकाल दिया जाए फ्रॉम ट्रम्प्स ऑर्बिट बाय सेइंग कि भाई ये IRGC के करीब हैं, ये प्रो ईरान हैं, ये डिस्टॉर्ट कर रहे हैं मीडिएशन वगैरह, ये बातें कही जा रही। एक उस वजह से आई थिंक दिस हैज़ बीन रिलीज्ड। द अदर थिंग इज़ कि मुझे लगता है कि ड्रॉप साइट इज़ ऑल्सो सपोर्टेड टू सम एक्सटेंट बाय पाकिस्तानी डायस्पोरा, जो चाह रही है कि
इमरान खान को किसी ना किसी तरह से निकाल लें फ्रॉम द जेल। आई थिंक वो इमरान खान के हाथ में है, अगर वो चाहे तो ही कैन मेक ए डील एंड रिटायर। मतलब अब उनकी उम्र भी 70 के ऊपर हो गई है। इफ़ ही रिटायर्स फ्रॉम पॉलिटिक्स देन प्रॉब्ली दे विल लेट हिम गो। बट अगर पॉलिटिक्स में रहना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं इलेक्शन दोबारा, देन आई थिंक दे विल नॉट लेट हिम गो। वो तो साफ वेरी क्लियर है। और एक चीज़ मैं वो रिपोर्ट की बात बताता हूँ। देखिए वो जो साइफर है, एक ज़माने में, ज़रा मैं एक दो स्टेप पीछे चलता हूँ। जब मैं अमेरिका आया था तो हमारी जो इंटरनेशनल रिलेशंस की लाइब्रेरी में मैंने एक यूएस इंफॉर्मेशन सिस्टम USIS की मंथली रिपोर्ट छपती थी। तो मैंने उसको खोला, पहली बार मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं आपको 1992 की बात सुना रहा हूँ। आई वॉज स्टन्ड। वो सारे के सारे प्रिंटेड मैगजीन की तरह रहती थी और उसमें हर एम्बेसी से रिपोर्ट जो स्टेट डिपार्टमेंट को आ रही थी डे बाय डे। आज जैसा कि दिल्ली से आज हिंदू अखबार में ये आर्टिकल था, उसकी समरी, आज टाइम्स ऑफ इंडिया में ये था, आज प्राइम मिनिस्टर मेट विद द होम मिनिस्टर एंड सेड दिस। तो इट वाज लाइक ए डेली रिपोर्ट कमिंग फ्रॉम द स्टेट डिपार्टमेंट, फ्रॉम द एम्बेसी टू द स्टेट डिपार्टमेंट। तो एक साल के बाद वो स्टेट डिपार्टमेंट मोस्ट ऑफ इट को रिलीज करके वो एक्चुअली बेच देता था, तो यूनिवर्सिटीज उसको खरीदते थे। अब आपको सिर्फ इंटरनेट पे मिलती है, वो अभी उतना क्लैरिटी से नहीं। सो आई रियलाइज कि एवरी डे टू डे रिपोर्टिंग हो रही है फ्रॉम द US। तो हर एम्बेसी और हर कंट्री ये कोशिश करता है कि वो डे टू डे रिपोर्टिंग करे। तो एम्बेसडर का काम ये है कि वो रिपोर्ट करे। अब मुझे ये नहीं पता कि पाकिस्तान की एम्बेसीज कितना रेगुलरली रिपोर्ट करते हैं, और यू नीड टू हैव ए गुड ब्यूरोक्रेसी बैक होम कि वो रोज़ पढ़ें रिपोर्ट्स और रिएक्ट करें। तो दिस इज़ समथिंग लाइक दिस कि जो पाकिस्तान के एम्बेसडर थे, असद क्या मसूद, जो भी नाम था, मसूद खान, उन्होंने जाके डोनाल्ड लू से मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद उन्होंने एक लंबा एक लेटर लिखा। लेटर उसको साइफर कह रहे हैं पाकिस्तानी। ही सेंट ए रिपोर्ट ऑफ हीज मीटिंग विथ डोनाल्ड लू के मैंने ये पूछा। अगर आप वो जाके देखें उसमें उन्होंने ज़्यादा चीज़ें, उन्होंने जो कही वही लिखी। आई सेड दिस, आई सेड दिस, आई सेड दिस। हाँ, वो पूरी अपनी वो मतलब ही वाज ट्राइंग टू मेक हिमसेल्फ लुक गुड। बट उसमें उन्होंने कहा कि मुझे डोनाल्ड लू ने कहा कि अमेरिकन्स आर वेरी अपसेट विद 2 or 3 थिंग्स। पहले तो अपसेट थे कि जंग शुरू होने से पहले रशिया का यूक्रेन इन्वेजन से पहले अमेरिका ने कह दिया था कि रशिया इज इन्वेडिंग। आपको याद है फरवरी में की 22 तारीख को शायद रशिया ने इन्वेड किया। जनवरी से मैं भी अपने शो पे कहने लगा था कि ये जंग होने वाली है, दे आर गोइंग टू अटैक। जो बाइडन ने भी कहा, CIA ने भी रिलीज कर दिया। तो जब पाकिस्तान का स्केड्यूल इमरान खान का आया कि वो 24 को जा रहे हैं पाकिस्तान, तो द US एम्बेसी टोल्ड पाकिस्तानी कि इमरान खान को ना जाएं। एक दूसरी चीज़, वो गए वहाँ पर और उन्होंने जिस तरह से हंसा, आपने देखा वो पूरा का पूरा वीडियो जो हाँ, इट वाज वेरी बैड फॉर पाकिस्तान, एटलीस्ट विथ रिगार्ड्स टू US एंड विद द वेस्ट। दोनों अपसेट हो गए थे। फिर उसके बाद जब UN जनरल असेंबली में वोट लिया गया अगेंस्ट रशिया, पाकिस्तान डिड नॉट वोट अगेंस्ट रशिया। उस पे वो बड़े चिढ़ गए थे। फिर तीसरी चीज़ ये है कि ये निकोलस बर्न्स या जो भी था, जो CIA का था, वो जाके पाकिस्तान में मिलने की कोशिश किया। वो अपेरेंटली दिन भर बैठे रहे वो, और इमरान खान उनसे मुलाकात नहीं की। ही वेंट देयर टू आस्क फॉर बेस, मतलब वो ड्रोन से अटैक करना चाह रहे थे टू द तालिबान फ्रॉम पाकिस्तान, और इमरान खान ने वो रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। तो ये 3 चीज़ें लिखी हुई हैं उसमें जिसके वजह से द US इज़ वेरी अपसेट विथ पाकिस्तान। फिर वो कहते हैं कि डोनाल्ड लू कहते हैं कि इफ़ इमरान खान इज़ रिमूव्ड बाय अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, आपकी सारी जो ये प्रॉब्लम्स है वो माफ़ कर दिया जाएगा, वी विल फॉरगिव। दैट इज़ इट। डोनाल्ड लू ने बाद में कांग्रेस में अंडर ओथ, मतलब उसने कसम खाकर ये बात कही है कि मैंने ये बात नहीं की। सो ही सेड की बात है ये। तो पाकिस्तान के एम्बेसडर कह रहे हैं कि ये डोनाल्ड लू ने कहा है। डोनाल्ड लू कह रहा है कि मैंने ये बात नहीं कही। स्टेट डिपार्टमेंट भी कहता है कि हमने ये बात नहीं कही। लेकिन वाइल दिस वाज गोइंग ऑन, जो पाकिस्तान की मिलिट्री है उन्होंने ऑलरेडी एक लॉबिस्ट को हायर कर लिया था अमेरिका में।
विदाउट टेलिंग इमरान खान कि हमने लॉबिस्ट को हायर किया ट्राइंग टू इम्प्रूव रिलेशंस विद द यूएस, क्योंकि इमरान खान बहुत ही एंटी वेस्ट हो गए थे, बहुत ही। इनफैक्ट मैंने खुद इमरान खान को तालिबान खान के नाम से एक दो शोज किए थे जब भी शुरू हुआ था मेरा चैनल। हाँ, आपको याद है कि आपके शायद शो पे भी मैंने कहा कि तालिबान खान है ये, बिकॉज उन्होंने छोड़ दिया था ना सारे के सारे टीटीपी वालों को। सो इट इज़ पॉसिबल कि पाकिस्तान की फौज के प्रेशर के अंडर पाकिस्तान के एम्बेसडर ने ये बात लिखी हो, ना कि अमेरिका के प्रेशर के अंडर, बिकॉज ही इज थिंकिंग कि ये साइफर तो पब्लिक में आने वाला नहीं है, राइट? तो व्हाई आर वी अज्यूमिंग कि ही इज बीइंग ऑनेस्ट अबाउट इट? इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ मिलकर ये झूठ बोल दिया कि अमेरिका कह रहा है कि अगर इनको निकाल दो तो ताल्लुकात नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये जो आर्टिकल ड्रॉप साइट ने लिखा है, उनका कहना है कि इमरान खान को निकालने के बाद से ताल्लुकात बेहतर हुए, बट इमरान खान निकले कब? 22 में निकले गए। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उतना आउटरीच नहीं मिला पाकिस्तान को जितना ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर मिला। हालांकि $3 बिलियन का IMF का लोन बाइडेन के अंडर हुआ, उसके बाद ये हुआ। सो आई थिंक ये आर्टिकल इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि पाकिस्तान के ताल्लुकात, पाकिस्तान की मिलिट्री के ताल्लुकात अमेरिका से बेहतर होने लगे बिकॉज दे रिमूव्ड इमरान खान। एट वन लेवल इट इज़ अ वेरी, पाकिस्तान के लिए इट शुड बी वेरी वरिंग, पाकिस्तान के एलीट के लिए शुड बी अ वरिंग आर्टिकल, बिकॉज व्हाट दे आर सेइंग इज कि अमेरिका डजंट हैव रिलेशन विद योर इलेक्टेड गवर्नमेंट, इट हैज रिलेशन विद द मिलिट्री। क्योंकि शहबाज शरीफ तो 2024 में आए ना, बाद में आए वो। हाँ, तो ताल्लुकात तो बेहतर 2022 से हो गए, अप्रैल 9 को शायद इमरान खान को निकाला गया। सो दैट इज द पॉइंट ऑफ दिस होल थिंग, मुझे लगता है कि यही कहना। बट आई एम कन्विंस्ड कि अगर अमेरिकन कहते कि देयर इज नो रीजन फॉर हिम टू लाई अंडर ओथ, ये मैं कह रहा हूँ डोनाल्ड लू को, बट वो तो मैं भी कह रहा था, सब कह रहे थे अमेरिकन के इमरान खान हैज़ बिकम, आपको याद है वो ना सिर्फ यूएस के ख़िलाफ़, वो पाकिस्तान सऊदी अरब के भी ख़िलाफ़ हो गए थे, वो अर्दोगान के साथ मिलकर और अनवर इब्राहिम के साथ, नहीं महातिर मोहम्मद के साथ मलेशिया के मिलके वो एक इस्लामोफोबिया पे टीवी बना रहे थे, टीवी चैनल में निकाल रहे थे। हाँ, एग्जैक्टली। सो ये सारी चीज़ें वो कर रहे थे विच वर सीन एज एंटी वेस्ट इन मेनी वेज। ही हैड बिकम वेरी एंटी वेस्ट, उनकी रेटरिक बहुत एंटी वेस्ट थी, उससे पहले भी थी, उसके बाद भी थी, मतलब प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले भी, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी। सो आई एम नॉट, मतलब एज एन अमेरिकन आई थिंक दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूएस गवर्नमेंट टू इंश्योर कि भाई एंटी अमेरिकन लोग लीडर्स ना बने दूसरे मुल्क में। लेकिन सर मैं लास्ट में इधर पूछना चाहूंगी, पाकिस्तान में सभी जानते हैं कि हमेशा से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बहुत पावरफुल रही है, अमेरिका ने सपोर्ट भी किया है। गवर्नमेंट्स तो हटा देते हैं लेकिन इन मिलिट्री डिक्टेटर्स को नहीं हटाते। जब कभी भी आया, कोई 11 साल रहा, कोई 9 साल रहा, मतलब रहते रहे, चाहे मुशर्रफ हो या ज़ियाउल हक या कोई भी। तो जब हर फैसला ही GHQ से हो रहा है, हर फैसला ही मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, तो ऐसे में जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, इमरान खान, इवन शहबाज शरीफ, तो इनका कितना रोल रह जाता है कि इनको ब्लेम किया जाए? ये तो एक तरह से सबके सब शुरू से लेकर आखिरी तक पपेट्स नहीं है। आपको पता है मेरी मुलाकात बेनजीर भुट्टो से हुई थी दोहा में एट अ कॉन्फ्रेंस। जब मैं ब्रुकिंग्स में था तो ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन हर साल कॉन्फ्रेंस करती थी, तो शी हैड कम, तो उसने मुझसे ब्रीफिंग रिक्वेस्ट की। तो मैं यूजुअली अमेरिका के बाहर मैं अवॉइड करता हूँ उन लोगों से मिलना जो इंडिया के नॉन फ्रेंडली लोग हैं, समझो आप, ठीक है। जैसा कि तो अब तो मैंने मिला उनसे मिला और काफ़ी अच्छी मीटिंग रही। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब शी केम अक्रॉस एज ए वेरी सिंपल वुमन, लेकिन मुझसे एक सवाल पूछा उन्होंने which I was very surprised. She asked me कि पाकिस्तान के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। मैंने कहा आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप मुझसे पूछ रही हैं मैं तो प्रोफेसर हूँ एक यूनिवर्सिटी का। She said नहीं, मुझे नहीं बताते ये लोग ये लोग मुझे बताते नहीं, ये लोग तो मुझे आने भी नहीं देते she said फैसिलिटीज़ के करीब, तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो मैंने
कहा कि मतलब मुझे कैसा पता होगा, मेरे पास जो नॉलेज है उस ज़माने में पाकिस्तान के पास कहते थे कि वो 190 बॉम्ब्स हैं, एंड सो आई सेड द अमेरिकन परसेप्शन है वन, तो कि पाकिस्तान की जो सिविलियन गवर्नमेंट है इट हैज़ ऑलरेडी बीन, ये कहते हैं ना कि इस्लामाबाद से ज़्यादा पावरफुल रावलपिंडी है। बट अगर आप ये आर्टिकल पढ़ें क्लोजली, ये ड्रॉप साइट वाला, उसमें एक इंटरेस्टिंग जगह ये है कि ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद यहाँ पर स्टेट डिपार्टमेंट में और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में टेंशन हुआ, और CIA और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और स्टेट डिपार्टमेंट मार्को रूबियो और बेसिकली कहिए पेट हेग्सेथ और CIA के बीच में झगड़ा हुआ ओवर पाकिस्तान, एंड अल्टीमेटली डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस वन इट। तो जो पाकिस्तान अफेयर्स है दे आर नॉट हैंडल्ड बाय द स्टेट डिपार्टमेंट, दे आर हैंडल्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। तो ये जो मार्को रूबियो का कोई रोल ही नहीं है पाकिस्तान में, इट इज़ ऑल बीइंग हैंडल्ड बाय द CIA एंड द मिलिट्री। तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री के ताल्लुकात हैव ऑलवेज बीन गुड विद अमेरिकन मिलिट्री। वो जो जनरल मैं भूल रहा हूँ सदर्न कमांड के माइकल कुरेला जो थे, वो उन्होंने मतलब बहुत अच्छे दोस्त थे वो आसिम मुनीर के, उन्होंने बहुत तारीफ़ी की अपने रिटायरमेंट से एक हफ़्ता पहले। फिर उन्होंने जाते जाते पाकिस्तान का टूर करके गए, मुझे लगता है काफ़ी तोहफे मिले होंगे उनको वहाँ पर। सो आई थिंक के अंडर ट्रंप राइट नाउ द मेन रिलेशनशिप जो पाकिस्तान की है इट इज़ नॉट बिटवीन सिविलियन गवर्नमेंट, यानी इसलिए आप आसिफ दार को नहीं देखते यहाँ वाशिंगटन में, कोई ज़्यादा रोल नहीं है उनका। जैसे जब बाइडन के साथ अच्छे ताल्लुकात थे इंडिया के, तो आप डॉक्टर जयशंकर वुड बी इन DC ऑल द टाइम ना। मैं मजाक से नहीं कहता था कि अपार्टमेंट को उनको ले लेना चाहिए यहाँ पे किराए पे। सो आई थिंक है वो अभी भी मजबूत और ज़्यादा मजबूत हो रहा है कि US रिलेशंस आर। इसलिए जब अमेरिका ने ईरान पे हमला किया इसराइल के साथ मिलकर, तो शहबाज शरीफ ने क्रिटिसाइज़ किया और आसिम मुनीर ने सपोर्ट किया अमेरिका को। सो दे हैव, तो एक एडवांटेज ये है कि दे आर एबल टू गेट बोथ थिंग्स डन। इंडिया में आइदर मोदी और जयशंकर हैज़ टू डू बोथ वो इसलिए नहीं कर सक रहे। बट पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने एक्चुअली कंडेम, उसने क्रिटिसाइज़ किया बाकायदा बाय नेम इसराइल को, और बट आसिम मुनीर ने फ़ोन करके ट्रंप को खुश कर दिया। ऐसे ही सर, वैसे बिल्कुल यही बात है। वैसे बहुत दिन से लोग अंदाजा तो लगा ही रहे थे कि किस तरह से पाकिस्तान को चलाया जा रहा है, कौन लोग पावरफुल हैं, लेकिन ये कि इस साइफर ने कुछ चीजें और बहुत क्लियर कर दी हैं। थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।